ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम जिसका नाम है, नक्षत्र या कहें सितारे जिसमें करते काम है कि कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, इसके अनुसार आज नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति से है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जानकर हम योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के प्रभाव को भी के अनुसार भी हम कार्य कर सकते हैं और जीवन में विभिन्न लोगों से जुड़ने वाले व्यक्तियों से के नक्षत्रों को जानकर उनसे हमारा कैसा रिश्ता बन सकता है या कैसा संबंध हो सकता है, लाभकारी या अलाभकारी, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानकर अपने लिए हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र बलम जिसका नाम है, राशि जिसमें करते काम है, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके अनुसार इसे देखा जाता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। कोई भी हम जीवन में कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं और शुभता और शुभ और अशुभ काल चौघड़िया ही बताता है। कोई भी कार्य हो जीवन में और यह चौघड़िया ही बताता है। काफी उपयोगी है, इसकी उपयोगिता काफी। जी हाँ, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा भाग और अंतिम भाग। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं और ये अंक हमारे जीवन में निरंतर कार्य करते रहते हैं, सांसों की तरह। कुछ अंक सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अनुपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उस अंकों से संबंधित जो ऊर्जा, जो तत्व और गुण होते हैं उसकी कमी हमें पाई जाती है। इसलिए अंकों को पहचानना कुछ जरूरी है। कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो आपस में हमारे लिए शत्रु साबित होते हैं और यह भी पहचानना जरूरी है ताकि उन अंकों को हम अपने जीवन में आने ही न दें और शुभता सुनिश्चित करें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं, साथ ही अंक बोलते भी। जी हाँ, अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। जी हाँ, इसी प्रस्तुति, इस प्रकार पूरी प्रस्तुति हम जो लाए हैं आपके लिए संजोकर, इसे उपयोगी बनाकर, ज्ञानवर्धक बनाकर और महत्वपूर्ण, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारे साथ बने रहें आदि से अंत तक, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम शुभ और अशुभ जानने का माध्यम मानते हैं, बिल्कुल सही है, किंतु इसकी महत्ता काफी अधिक है। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए सुख प्रदान करते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठकर पंचांग को स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक का जितनी बार हो सके उठते ही, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम।
जितनी बार हो सके इसे स्मरण करना चाहिए। उसके बाद लघु पंचांग कम से कम पंचांग का श्रवण करना चाहिए। समय अभाव हो तो लघु पंचांग कम से कम जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में लिखा है पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो ही लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्व से। जो शरीर में हमारे 70% है ये सब प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठी जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ही सब प्रभावित। पंचांग को प्रातः काल स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए स्मरण करें, श्रवण करें और उनके पंचांग के पांचों अंगों का अनुसरण करें। जीवन में सुखता सुनिश्चित करें। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं को और साझा करके उन्हें प्रेरित करें पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, ताकि उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार और उनका जीवन भी सफल और समृद्ध बन सके। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अगले भाग में चलते हैं, मुख्य भाग में पहला भाग, और जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए दोनों को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 18 मार्च 2026, माह चैत पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:56 पर, सूर्यास्त 6 बजे, सनराइज एट 5:56 AM, सनसेट एट 6 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता। आप पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि प्रातः 8:25 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 3 भागों में, प्रातः 6:09 तक सतविशा, तत्पश्चात कल भोर में 5:21 तक पूर्वाभाद्रा, उसके बाद उत्तराभाद्रा। नक्षत्रों के पद इस प्रकार: दिन का आरंभ सतविशा के चौथे पद से प्रातः 6:09 तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रा का पद 1 दिन के 12 बजे तक, पहला पद पूर्वाभाद्रा का दूसरा पद संध्या 5:49 तक, तीसरा पद देर रात्रि 11:36 तक और पूर्वाभाद्रा पद का ही चौथा पद कल भोर में 5:21 तक सूर्योदय के पहले, और तत्पश्चात उत्तराभाद्रा पद का पहला पद। करण योग 6:22 तक साध्य और तत्पश्चात कल भोर में 4:01 तक शुभ और उसके बाद शुक्ल। ओम नमः शिवाय। करण प्रातः 8:25 तक शकुनी, तत्पश्चात रात्रि के 7:43 तक चतुष्पाद, तत्पश्चात नाग। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कैसा है? जब तक चतुर्दशी तिथि है भोलेनाथ शमशान में वास है उनका, और तत्पश्चात वे अमावस्या होने पर मां गौरी के सानिध्य होते हैं, जो कि सुप्रद है। पहला भाव चतुर्दशी अशुभ है और दूसरा भाव शुभता लेकर भोलेनाथ आए हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल 9:37 से 11:10 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 5:57 से 6:21 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से
मध्य रात्रि 0:21 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशित मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:58 से 1:28 उपरांत तक, गुलिक काल दिन के 10:27 से 11:58 दिन तक, यमगंत दिन के 7:26 से 8:57 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:20 से 1:53 अपराह्न तक, पंचक प्रातः 5:56 से 2:27, 21 मार्च के 2:27 रात्रि तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुबह शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्य देव अंश के अनुसार अभी भी कमजोर अवस्था में है, शेष ग्रह मजबूत अवस्था में है। मंगल देव अस्त हो चुके हैं। बुध देव अस्त, अपना अस्त जो अस्त है का उनका जो काल है वो समाप्त हो चुका है, बकरी अभी भी है। शनि देव अस्त की अवस्था में है। राहु देव, केतु देव हमेशा बकरी ही है। राशि के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह हैं, और मंगल, चंद्र तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। ये तीनों स्लो प्लैनेट है, धीमे चलने वाले। इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल के ग्रह नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। 23 ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। और आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। इस प्रकार हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे भाग। आज देर रात्रि 11:36 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, ताराबलम जिसका नाम है, और जिसमें सितारे करते काम है। ताराबलम की सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। इसमें ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह दर्शाता है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह दर्शाता है हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वह, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं वह यह दर्शाता है। दोनों का मिलान जहां होता है, तो अपने नक्षत्र को हम पहचान कर जब हम हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, और वर्टिकली जहां आज का गोचर चंद्रमा का मिलता है वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम, 9 ग्रह, 9 तरह के परिणाम मिलते हैं। सितारे 9 तरह के परिणाम देते हैं। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, नैथनी तारा, मित्र और अति मित्र तारा। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में हो, शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं जब आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि या नैथन्य में हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। और शुभता की तरफ इशारा करने का तात्पर्य यह है कि आज का तारा शुभ संदेश दे रहा है। हम दैनिक कार्य तो करें, नए कार्यों का भी आरंभ कर सकते हैं। वहीं आज जब अशुभता की तरफ कहता है तो वह तारा कहता है थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए, क्योंकि दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ करने से रोकता है। यह हमें सुनिश्चित करना होता है। और धैर्य इसलिए कि किताबों में जो लिखा है अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का, वह चूंकि हम वह नहीं करने के लिए हम सलाह देते हैं, क्योंकि यह प्रतिदिन का साइकिल है। अभी आज अशुभ तारा है तो शाम में शुभ तारा आ जाएगा, फिर शुभ तारा के बाद अशुभ तारा आएगा। प्रतिदिन कितना उपाय करेंगे, इसलिए जोखिम न लें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और ये जो उपाय है कारगर होंगे या नहीं होंगे यह भी हमें नहीं पता, इसलिए हम कार्य में शुभता लेते हैं चाहते हैं तो हमें थोड़ा धैर्य रख के जोखिम नहीं लेने का यही हम सलाह देते हैं। ये ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं,
नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। इस प्रकार ग्रह का अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, यह कैसे जाने? कौन से ग्रह की नक्षत्रों कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, कौन से ग्रह की नक्षत्रों के फल पाएंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों का सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और 3 श्रेणियों में रख के उन्हें इस तरह से सूची बनाई जाती है और ग्रहों को, यानी पहला से 9वां तक एक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। इस तरह से 3 श्रेणियां बनती है हर नक्षत्रों के समूह का। 9 नक्षत्रों का समूह बना के ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और फल कैसे देते हैं? पहला ग्रह केतु देव, इसलिए इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उसके स्वामी ये बनते हैं। पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार है। अब फलित कैसे करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखेंगे। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है, इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं और तब पाते हैं नक्षत्र स्वामी। कौन से ग्रह नक्षत्र स्वामी बने? जो बनते हैं वह पहला ग्रह बनता है। हमारी जीवन की लीला या जीवन की हमारा यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहला ग्रह ये बनते हैं। जी हाँ, ये पहला ग्रह होते हैं। इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। इसे कैसे जाने? अपना जन्म कुंडली निकालें किसी भी सॉफ्टवेयर से, और जब निकालेंगे तो उसे विंशोत्तरी दशा देखें। और विंशोत्तरी दशा देखने पर आप देखें वो क्या कहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण भी है, कुछ इसमें डेटा भी है, कुछ आपके ज्ञानवर्धन के लिए कुछ सारणी भी है। इस जातक का जन्म धनु राशि में, चंद्रमा धनु राशि में थे। धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ, जो कि जिसके स्वामी शुक्र देव बनते हैं। शुक्र, सारे ग्रहों की सूची जो अवधि है दशा काल की आपके समक्ष रखी गई है। शुक्र देव की दशावधि 20 वर्ष है। पिछले जन्म में यह 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन भोग चुके थे और इस वर्ष, इस जीवन में, पिछले वर्ष नहीं, पिछले जन्म में ये 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन भोग चुके थे और इस जन्म में इन्हें 15 वर्ष 10 महीना 8 दिन भोगने, 20 वर्ष के यात्रा, यानी जो पिछले जन्म का कर्म है और पिछले जन्म का जो हमें कुछ भोगने हैं वो इस जन्म में भोगने हैं। हमें कहीं इससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए चूंकि पहला ग्रह जो होता है पिछले जन्म के मृत्यु, इस जन्म के जन्म से, दोनों से इसका तालमेल है, इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है और इसलिए पहला ग्रह हमेशा पीड़ादायक होता है। और यहां से हम गणना में देख सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए सुखता लाएंगे। पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से आरंभ करके जो हमारा नक्षत्र ग्रह बनता है, पहला ग्रह बनता है, उसके पहले ग्रह तक रुकते हैं। यह हमारी जीवन यात्रा होती है। और पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभ फलदायी, और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये अशुभ फलदायी। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वह बढ़ता है। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे,
ये हम जान सकते हैं। और जब यह जान सकते हैं तो इससे हम यह भी निश्चित कर सकते हैं कि उन दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं, और जहां अशुभता आने वाला है, हमारे लिए चुनौती आने वाला है, उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हो। उसी प्रकार शुभ ग्रह के जन्म कुंडली में बैठे ग्रह उनके अनुसार कार्य करने से हमें शुभता प्राप्त होती है उस भाग से संबंधित। वहीं जन्म को उस जन्म में शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लाते हैं। अशुभ ग्रह के में नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक अशुभता ही लाते हैं। और इसलिए चाहे वो व्यक्ति कहीं का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या संसार का हो, चाहे कार्य क्षेत्र का हो या व्यवसाय स्थल, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानकर हम शुभता और अशुभता के तर्क के बारे में जान सकते हैं और अपने आप को उसी अनुरूप जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आप चलते हैं नौ तारा चक्र पद्धति की अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो बना करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है। जी हाँ, इसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की भी चर्चा की है और उनके आपस के संबंधों की भी चर्चा की। आप उसे देखें, लाभान्वित हो और उसके अनुरूप आप कार्य करें। अब वापस चलते हैं आज के ताराबलन। आज का नक्षत्र का जो गोचर है वह इस प्रकार है। सतविशा में पहला प्रातः 6:09 तक, यानी थोड़ी देर तक उठते हैं। उसके बाद विशाख पूर्वा भाद्रपद, यानी आज पूरे दिन पूरे रात पूर्वा भाद्रपद, और कल सूर्योदय के थोड़ी देर पहले उत्तरा भाद्रपद में भी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम शुभता और अशुभता देख सकते हैं। आज जो ज्यादा अशुभता के बारे में जिक्र करना है, तो जब तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सतविशा नक्षत्र, तब तक रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति पीड़ादायक है। उसके बाद अश्विनी में माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पीड़ादायक होगा, यानी रात्रि 6:09 के बाद अश्विनी माघ और मूला के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पीड़ादायक है, और कल के सूर्योदय के पूर्व से ही और तत्पश्चात भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पीड़ा हो। इस प्रकार हम जान सकते हैं नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा फल होगा, सितारे आज हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। इसके साथ ही किताबों में जो लिखा है, जो जानकारी, जो हमने आप आरंभ में भी कहा था, केवल जानकारी रखें, इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह जो ये परिहार है यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग चंद्र बलम जिसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। जी हाँ, आज चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देर रात्रि 11:36 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे कुंभ से मीन में जाएंगे। और चंद्रबलम के अनुसार आज कैसा फल होगा यह आपके समक्ष प्रस्तुत। जब तक कुंभ में है, तब तक मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। वहीं मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे, तब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष शुभ अशुभ काल दर्शाता है। इस पर अलग अलग वीडियो हमने इसकी उपयोगिता को देखते हुए अलग अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबंधित करने के लिए 7वीं चौघड़िया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघड़िया जो अंत का चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया ही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, प्रतिदिन प्रति रात।
इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए साप्ताहिक दिनों सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों के सातों ग्रहों से हो। और ये ग्रह के विभिन्न रूप से फल देने में विभिन्न रूप से उपयोगी होते हैं, और इसलिए उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्र दिए गए हैं जिसमें ये उपयुक्त होते हैं, जिसमें ये अच्छे फलदायी होते हैं। और इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है। उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया होता है आमतौर पर अशुभ होता है, किंतु सरकारी कार्य के लिए उपयोगी होता है। काल चौघड़िया जो शनि देव का चौघड़िया होता है, शनि कर्म के देवता है, पापी ग्रह है, इसलिए काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करने के लिए कहा जाता है, किंतु दैनिक कार्यों धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। वहीं रोग चौघड़िया मंगल का चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इसमें। लेकिन युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि मंगल देव शत्रुहंता होते हैं, इसलिए युद्ध के क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए यह उपयुक्त होता है। और आज के संदर्भ में शत्रु कौन है? आज के संदर्भ में हम कहें कार्य क्षेत्र में शत्रु ज्यादा है, जो युद्ध क्षेत्र में कम। शत्रु हमारे कार्य क्षेत्र में है, यानी हम जब पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन में भी शत्रु को पराजय करना पड़ता है, तब हम जाकर के कहीं नौकरी पाते हैं। नौकरी जब पाते हैं तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें भी कंपटीशन होता है, तब प्रमोशन होता है, वहां भी शत्रु को पराजित करना होता है। बिजनेस में भी वही बात, इसलिए मंगल देव का वहां पर कार्यकारी होता है। रोग चौघड़िया वहां उपयुक्त होता है। यहां तक कि रोग का निवारण में भी रोग चौघड़िया कार्यकारी होता है, क्योंकि वो सब हम खुद से लड़ते हैं, अपने शरीर में बैठे रोगों से लड़ते हैं। इस प्रकार चौघड़िया काफी उपयोगी होता है, और चौघड़िया को देखते समय हमें जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का उपयोग हम करने जा रहे हैं, क्योंकि चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, तो कहीं अशुभ समय तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है, राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात में काल रात्रि। इस प्रकार कुल 4 तरह की अशुभताएं होती है। हमें जरूर ये देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का प्रयोग हम करने जा रहे हैं वह कहां पर हमारे लिए क्या प्रभाव डाल रहा है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव से शनिदेव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। दिन का चौघड़िया 3 प्रकार के, राहु काल, काल बेला, वार बेला, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। इसलिए काल चौघड़िया जो होता है प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। और रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रतिदिन प्रति रात वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार अशुभता के जो हुए, किंतु दैनिक कार्य जो उनका निमित्त कार्य है उसमें कार्य करने से, जैसे काल चौघड़िया धनोपार्जन हेतु की जाने वाले कार्य से के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसके लिए में वह काल बेला प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रकार आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन बुधवार है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। काल चौघड़िया जो 8:57 से 10:27 तक है वो काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो 11:58 से 1:28 तक है, राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया 2:56 देर रात्रि से 4:25 भोर तक है, वो काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार आज के चौघड़िया की स्थिति आपके समक्ष में रखा। पांचवा अंतिम भाग, अंकों की दुनिया में अंक हमारे लिए कार्य करते हैं। जैसा हमने कहा था, आरंभ में हमने परिचय में बताया है, ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और जब भी कोई अंक एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करता है, जब भी 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सूत्र। और 1 से 9 तक अंक, 5वां अंक को देखें
तो ये बहुत मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि बीच का अंक होता है, ये संतुलित करता है अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों को। ये अंक 1 से 9 तक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इन सभी ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, और इसलिए ये ग्रहों के जो तत्व, गुण और ऊर्जा होती है, इन अंकों में समाहित होता है। और यही वजह है कि इन अंकों को उनके गुण, तत्व और ऊर्जा के आधार पर अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। 1 को राजा, सरकारी या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, 7 को धर्मगुरु से। 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास हो। 8 अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर से। इस प्रकार इनके अलग अलग। अब चल अंक, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर कुछ अंक उपहार में देते हैं। आज की तिथि, जिसका ये 18/3/1965 हमने एक जन्म तिथि लिया है, गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, जिनकी जन्म तिथि आज है। ईश्वर जो अंक देते हैं ये स्थायी होता है, बदल नहीं सकता। और ये तिथि इसमें जन्म तिथि के रूप में देते हैं। तिथि, माह और वर्ष होते हैं। इसमें कुछ अंक ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा बार प्रयुक्त होते हैं, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो एक बार भी नहीं आते, और हमें इन्हें पहचानना होता है, क्योंकि उस जो अंक उपलब्ध नहीं है उसकी ऊर्जा की कमी होती है। जो अंक 3 या 3 से अधिक बार जो भी प्रयुक्त होते हैं, कहे 2 बार से ज्यादा जो प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे लिए नकारात्मक का काम करते हैं। उसका कुप्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। साथ ही साथ जन्म तिथि, जो जन्म तिथि होती है उसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंक। और मूल सिद्धांत, सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने यहाँ भी किया। तिथि का जोड़ने पर 9 आता है, माह को जोड़ने पर 3 एक अंक में, और वर्ष को जोड़ने पर 3 आता है, और तीनों को जोड़ने पर 15 आता है। 15 को फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह 6। अब तिथि हमारा जो व्यक्तित्व दर्शाता है, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष को तीनों को जब जोड़ते हैं तो वह हमारा भाग्यांक कहलाता है, हमारा कर्म बताता है, वह हमारा भविष्य बताता है, इसलिए इसे भाग्यांक कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष, ये तीनों मिलकर भाग्यांक दर्शाता है। बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। और पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर घूमता है। और ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुवत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कल्पना कीजिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत है तो फिर बस का चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रुवत हो गए तो हमारे जीवन स्ट्रगल में होता है। और ऐसी स्थिति में एक ऐसे अंक को लाना होता है जो दोनों अंकों के साथ, जिसकी मित्रता हो, जो दोनों अंकों के साथ सामंजस्य रख सके। इसलिए ऐसे अंकों को पहचानना जरूरी है कि कौन से शत्रु अंक है। ऐसे अंक को पहचानना जरूरी है जो जिस अंक को यहाँ लाया जा सकता है। ऐसे अंक के स्रोत को जानना जरूरी है, जिस अंक को, जहां से इस अंक को लाया जा सकता है। और अंक ज्योतिष पूरे धुरी पर ही है। जीवन काल में भी दुश्मन अंक को पहचान कर, जो इनके दुश्मन अंक है, यानी ड्राइवर 9, कंडक्टर 6 के जो दुश्मन है, उसे हमें जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करना है, ताकि जीवन में बाधा नहीं है। अंक ज्योतिषी यही करते हैं कि दुश्मन अंक को आपके पहचानते हैं, जिसका आपको उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह मूलांक भाग्यांक से आया हो या हम अर्जित करके लाए। मूलांक भाग्यांक ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से है, और जो अर्जित हम करके लाएंगे वो हमारा है।
तो चलिए आइए पहचानते हैं पहले, सबसे पहले ऐसे अंक को जो इनके मिसिंग है, और फिर पहचानते हैं ऐसे अंक जो रिपीटेड है, और तब दुश्मन है। स्रोत कहां से लाएंगे वह भी जाने। तो इसके लिए पहले हम यह देखते हैं, आपको यहाँ एक बात और बता दें कि तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वहीं तिथि माह जुड़कर जो अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर होता है, वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तो वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, यह हमारा एंजल नंबर दर्शाता है। एक तरह का यह एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अतिरिक्त अंक है, बोनस अंक है। चलिए अब देखते हैं इन जातक का मिसिंग अंक कौन कौन से। इसके लिए हम लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड का जो ग्रिड है ये आपके समक्ष में रखा है, जिसमें थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल सभी अंक भरे हुए हैं, और सभी क्या दर्शाते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये सभी आपको आपके समक्ष रखा गया है। यदि यह सभी अंक आपके सारणी में आते हैं, इसका मतलब उस एरिया में, उदाहरण स्वरूप 4 9 2 पूरे आते हैं, सभी आते हैं, तो आपका इंटेलिजेंसिया लेवल अच्छा है, 100%। किसी भी कार्य के लिए आप ये देखें, और जब या तो 100% हो सकते हैं, 100%, सभी अंक हो सकते हैं, 2 अंक हो सकते हैं 66%, 1 अंक हो सकता है 33%, और कोई अंक नहीं हो सकता है तो 0%। अब इस जातक के बारे में, जातिका के बारे में देखें, तो इनके जो मिसिंग अंक हैं वो 4 और 2 हैं। 2 बार जो अंक प्रयुक्त हो चुके हैं वह 9 1 6, और जो अंक एक बार प्रयुक्त हुए हैं 3 8 5 7। इसलिए ऐसे अंक का जिनका प्रयोग हम इनके लिए कर सकते हैं वह 4 2 3 8 5 7 हो सकता है। अब स्रोत कहां से होगा? तो स्रोत के लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यह अंक बदलते नहीं है, ऐसा होना चाहिए जिसकी आयु लंबी हो, यानी वह अंत हमारे जीवन के अंत तक कार्य करे, बार बार बदला नहीं जा सके, और वह अंक होता है नामांक। जी हाँ, धरती पर जब इस हम आते हैं तो हमारे माता पिता इस अंक को देते हैं। आप कहेंगे अंक तो नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहां से आया? तो इसके लिए आप देखें, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं। नाम ऐसा होता है जो कि काफी ऊर्जा देता है। नाम में कई भागों में हो सकता है, पहला नाम, मध्य का नाम, अंतिम नाम। पहला नाम जो होता है वह काफी सक्रिय होता है, काफी ऊर्जा देता है, उसमें भी पहला नाम का पहला अक्षर वह और ज्यादा ऊर्जा देता है, चेतना को जगाता है। आप कहीं भी समूह में हम आप बैठे हैं, जब नाम पुकारा जाता है और पहला अक्षर पुकारा जाता है, चेतना जागती है, उस ओर ध्यान जाता है, और नाम पुकारने के अंतिम तक रुकते नहीं। जैसे ही नाम पुकारा जाता है तो अंतिम भाग में पहुंचने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम महत्वपूर्ण होता है, और यही कहा गया है कि नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना। अब आइए इस जातिका के बारे में देखें। इस जातिका के बारे में देखें कि इनका नाम का पहला अक्षर क्या कहता है। इनका नाम है अलीसा चिन्नई, ये एक्ट्रेस है, और इनका नाम का पहला अक्षर 1 दे रहा है, और नामांक 3 दे रहा है। मिसिंग अंक में 3 नहीं है, 4 2 है, और 3 एक बार प्रयुक्त हुए। नाम का इनका भॉवेल, यहां याद रखें, भॉवेल जो होता है यह महत्वपूर्ण होता है, भॉवेल और कॉन्सोनेंट। भॉवेल का एक अंक में परिवर्तित होने के बाद इसका अंक ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का कम होना चाहिए, क्योंकि भॉवेल ऊर्जा ज्यादा देती है। इनका कॉन्सोनेंट ज्यादा है, इसलिए यह परिणाम औसत है। इन्हें जन्मदिन की बधाई। और अब चलिए देखते हैं शत्रु। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। इनका मूलांक 9,
भाग्यांक 6। आप देखें 9 के और 6 दो आपस में दुश्मन है। 6 के भी 9 दुश्मन है, 6 के 3 भी दुश्मन है। इनका नामांक जो जा रहा है वो दुश्मन अंक पर जा रहा है। इस प्रकार हम नाम का करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन अंक का नाम लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बाधाएं काफी आती हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें पहला तो ड्राइवर और कंडक्टर को शत्रु बनाया, और नाम हम खुद शत्रु बना लिए। इसलिए कभी भी बच्चे का नाम देने में, नामकरण करने में, हम माँ में पेरेंट्स का दायित्व होता है उसे शुभ अंक, ताकि उसके जीवन में स्ट्रगल में कम हो, और साथ ही साथ उन्हें यह ज्ञान दें कि उनके कौन कौन से अंक दुश्मन अंक हैं और जिससे उनसे परहेज रखना है। जीवन में अगर आप देखेंगे तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, दिखने में तो लगते हैं कि मेरे अंक बहुत अच्छे हैं, किंतु वह दुश्मन अंक होते हैं। जैसे इनके मूलांक 9 है, 9 9 का दुश्मन है। इसका रिपीटेशन शुभ नहीं है। 4 7 8 9 ये 4 अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन है। शरारती तत्व का आपस का दुश्मन होता है। जो धर्म के लोग होते हैं वो अपने के ही दुश्मन होते हैं। न्यायालय का दुश्मन होता है। नौकर का दुश्मन होता है। एक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं देखना चाहता। एक खून, ब्लड का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से नहीं मिलता, इसलिए 9 9 का दुश्मन। जी हाँ, इसलिए इन अंकों को का रिपीटेशन कभी भी जीवन में, चाहे वो गाड़ी संख्या हो, मोबाइल संख्या हो, आदि आदि में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग 4 अंक का रिपीट करते हैं गाड़ी में, 8 7 अंक का मोबाइल में, 8 अंक का गाड़ी या मोबाइल में, 9 अंक का इसी तरह से, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो कि समस्या उन्हें खुद ले आते हैं। इस तरह से चलिए अंक कार्य करते हैं, ये हमने देखा। अब हम वर्ष का फल कैसे निकालें। वर्ष का फल निकालने के लिए जो हमारा वर्तमान वर्ष है, जो हमारा ओरिजिनल जन्म तिथि है, उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर अंक निकालते हैं। इस जातिका का जो अंक निकल के आ रहा है वह 4 है। साथ साथ रनिंग एज जो है वह क्या है, और इसके साथ हम मूलांक और भाग्यांक का तालमेल करते हैं। 9 के साथ अब देखें 4 दुश्मन है। 9 के साथ 4 दुश्मन है, 4 के साथ 9 दुश्मन है। वहीं 7 के अंक के साथ भी 9 दुश्मन है। 9 7 के साथ नहीं है, इन 7 के लिए 9 दुश्मन है। इसलिए इनका ये वर्ष 50-50 में कुछ स्ट्रगल, कुछ उपलब्धियां मिल करके होगा, क्योंकि 7 और 4 आपस में मित्र है। जो रनिंग एज है और जो इनका पर्सनल ईयर आ रहा है, ये आपस में मित्र है। इसलिए ये दोनों शुभता की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को आज के अंक क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं। आज का अंक 4 बनता है, और 4 अंक यह कहता है कि हम ज्यादा के साथ मिलजुल नहीं सकते। यानी 1-10-19-28 के साथ यह तटस्थ, 5-14-23 तारीख में जन्मे जातक, किसी भी माह के जन्मे जातक के लिए तटस्थ, 6-15-24, 7-16-25 को जन्मे जातक के लिए साथ मित्र, और शेष अंकों के साथ यह शत्रुता रखते हैं। इसलिए 1-10-19-28, 5-14-23 इन तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य होगा। 6-15-24, 7-16-25 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ होगा, उत्तम होगा। और शेष अंक में, शेष तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम नहीं होने की संभावना है। इसी के साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी, और ज्ञानवर्धक तथा रोचक। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। और अंत में
आग्रह है इसे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें और इससे वे लाभान्वित हो सकें। और अंत में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।